और मुगल काल के बारे में जानने से पहले हम पहले देखेंगे कि भाई इसके स्रोत क्या है, कौन कौन से सोर्स है हमारे पास जिनसे हमें मुगल काल के बारे में पता चलता है। मुगल का अर्थ क्या होता है इसकी बात करेंगे। तो मुगल के अर्थ की बात करें तो मुगल मतलब होता है श्रेष्ठ, महान। तो जो महान राजा होता है उसी को कहते हैं श्रेष्ठ। तो मुगल आए थे ईरान, इराक और मंगोलिया वाली साइड से, और लोदियों के एक गवर्नर ने बाबर को बुलाया। बाबर था तैमूर वंश का, लेकिन वहां बाबर को गद्दी नहीं मिली। काबुल और उसके आसपास के एरिया में बाबर ने कंट्रोल किया। तो बाबर को पहले ये था कि इंडिया चलते हैं, भारत से कुछ संसाधन मिलेगा। तो बाबर आता है, लोदी को हराता है, और लोदी को हराने के बाद बाबर के मन में भी रहता है यहाँ पे सब चीज ठीक ही है, अगर यहाँ पे रुकना पड़े तो क्यों हम नहीं रुके। तो बाबर भारत में ही रुक जाता है। उसी के बाद मुगल काल की स्थापना होती है। और मुगल काल के स्रोत में सबसे पहला जो हमें पता चलता है वो है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब है जिस कथा को कोई इंसान खुद लिख के जाए। तो बाबर खुद अपनी कहानी लिख के जाता है, और ये इसे अपनी मातृभाषा तुर्की, तुर्की बाबर की मातृभाषा है, उसी में लिखता है। और तुजुक ए बाबरी से हमें कुछ बातें पता चलती हैं। बाद में इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, जो मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज एक तरीके से बनी। कि ये कहना क्या चाहते हैं। बाबर लिखता है यहां भारत में ना तो व्यक्ति ना घोड़े अच्छे हैं। बाबर बोलता है भारत में ना तो व्यक्ति अच्छे लगते हैं ना घोड़े। उसका कारण ये था कि जहां से बाबर आता था वहां पर लोगों की हाइट बहुत बड़ी बड़ी थी, साथ में कलर भी थोड़ा गोरा था। अगर आप देखेंगे ईरान, इराक, सऊदी अरब, तो वहां के लोगों की हाइट ठीक था, साथ में कलर भी गोरा है। भारत में एक तो हाइट कम थी और साथ में कलर भी थोड़ा सा ब्राउन, हल्का सा ब्लैक था, इसलिए बाबर को यहाँ अच्छा नहीं लगता। घोड़े भारत में मिलते ही नहीं थे, इसलिए बाबर ने बोला ये सारी चीजें अच्छे नहीं थे। बाबर ने भारत के स्थापत्य को थोड़ा निम्न बताया। स्थापत्य मतलब हमारी मूर्तियां, हमारी कलाकृति, इसके बारे में। तो बाबर बोलता है इतना बड़ा कुछ नहीं था, छोटे छोटे मंदिर थे, उन्हीं को, क्योंकि उत्तर भारत में आया था, दक्षिण भारत के मंदिर इसने नहीं देखे। उत्तर भारत में मंदिर थोड़े छोटे बनते हैं। तो बाबर बोलेगा स्थापत्य निम्न था, लेकिन ग्वालियर, ग्वालियर में काफी ज्यादा अच्छा था, और वहां के स्थापत्य की प्रशंसा करता है। ग्वालियर में बुंदेलखंड और उनका राज था, वहां पे कुछ बड़े बड़े मंदिर मिलते हैं। इस वजह से उस स्थापत्य की ये तारीफ करता है। वहां पे खजुराहो मंदिर मिलते हैं, इसलिए वहां की तारीफ बाबर करता है। और बाबर बोलता है भारत में दो हिंदू शासक काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं। एक तो दक्षिण भारत में है विजयनगर के
कृष्णदेव राय, इनकी बात करता है। साथ में मेवाड़ राजस्थान के जो राजा हैं राणा सांगा, राणा सांगा, इनकी बात। तो वो बोलता है ये दो राजा बड़े शक्तिशाली हैं और सब तो ऐसे ही, और इनकी तारीफ करता है। राणा सांगा से आगे जाके युद्ध भी होता है बाबर का। तो ये सब बाबर की आत्मकथा से हमें पता चला। फिर उसके बाद हुमायूं के टाइम भी कुछ लेखन हुआ, और हुमायूं के टाइम उसकी बहन ने एक पुस्तक लिखी, हुमायूं नामा, जो हमें हुमायूं के टाइम के बारे में बताती है। और इसे लिखने वाली जो थी वो थी गुलबदन बेगम, बेगम, ये हुमायूं की बहन, बाबर की बेटी, वो लिखती है। और फिर उसके बाद हुमायूं के बाद अकबर के टाइम काफी ज्यादा लेखन हुआ। अकबर किसी को भी देखता था उसी से लिखवा देता था। अकबर खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पढ़ने लिखने का शौक बहुत था। तो अकबर ने सबको बुलाया। अच्छा तुम क्या करते थे? जी मैं बाबर के टाइम ना रसोई का काम करता था। अच्छा जब तुमने क्या क्या देखा, चलो लिखो। जी मुझे लिखना नहीं आता। चलो तो एक लिखने वाला मैं देता हूं, तुम उसे कहानी सुनाओ। तो ऐसे अकबर ने बहुत सारी पुस्तक लिखवाई, और इसलिए अकबर के टाइम के बारे में हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो अकबर के काल के बारे में एक तो अकबरनामा, जिसे एक काफी ज्यादा प्रसिद्ध लेखक अबुल फजल उसने लिखा, अबुल फजल। इस पुस्तक में हमें अकबर के टाइम के बारे में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। उसके अलावा तबकात ए अकबरी, ये भी अकबर के टाइम लिखी। तो अकबरी का नाम पता चल रहा है कि अकबर के टाइम है। इसे लिखा निजामुद्दीन अहमद, और इसमें हमें अकबर की धार्मिक नीति उसके बारे में पता चलता है कि अकबर ने कैसे अपनी धार्मिक नीति चलाई। साथ में बदायूनी भी एक अच्छा लेखक था, जो अकबर के टाइम महाभारत, रामायण, भारत के जो ये प्रमुख ग्रंथ थे इनका फारसी में अनुवाद करता है। जो उस टाइम की ऑफिशियल लैंग्वेज थी उसमें एक तरीके से उपयोग करता है। तो ऐसे अकबर के टाइम लेखन प्रणाली चली। उसके बाद अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर, उसका शासन आया। उसके टाइम भी कुछ चीजें लिखी गई। तो जहांगीर के टाइम में तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक जैसे ही लगे तो समझ जाना कि राजा ने खुद लिखा है। तुजुक मतलब होता है आत्मकथा, फारसी भाषा में तुजुक को आत्मकथा कहते हैं। तो जहांगीर जो अकबर के बाद सिंहासन पर बैठा, उसके टाइम भी कुछ पुस्तक लिखी। तो पहले तो ये खुद ही लिखेगा, तुजुक ए जहांगीरी, और खुद ही बहुत सारी बातें पता चल, अपने आप ही बहुत सारी बातें बता दे। तो ये इसकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, जिसे खुद लिखा जाए। इसके अलावा इसके यहाँ मासिर ए जहांगीरी, ए जहांगीरी
जिसे ख्वाजा कामगार लिखेगा। कामगार ये लिखेगा। और फिर उसके बाद इसके यहां पर इकबाल नामा ए जहांगीरी। इकबाल नामा मतलब किसी चीज को कबूल करना, मानना। इकबाल नामा ए जहांगीरी, जिसे मुतमिद खां लिखेगा। और इस पुस्तक में इस बात का जिक्र है कि अबुल फजल की हत्या किसने की। अबुल फजल जो अकबर के यहाँ लेखक था, अकबरनामा लिखेगा, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो उसकी हत्या किसने की, कैसे की, इस सब का वर्णन इकबालनामा है। उसके बाद जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठता है, जो जहांगीर का बेटा है। तो शाहजहां के टाइम भी कुछ चीजें लिखी जाएंगी। तो शाहजहां जो ताजमहल बनवाएगा, लाल किला बनवाएगा, तो उसके समय सारी जो बातें हैं वो एक पुस्तक में हमें मिलती हैं। और शाहजहां ने इतिहास लिखवाया, पूरा इतिहास शाहजहां ने लिखवाया अपने टाइम का। और ये इतिहास की जो बुक थी उसे कहते थे पादशाहनामा। ये शाहजहां के टाइम की इतिहास की पुस्तक है। और इस पादशाहनामा को, इतिहास को 3 अलग अलग लेखक ने लिखा। शुरुआती 10 वर्ष वो जिसने लिखे, अमीर गजनबी। अमीर गजनबी ये शुरुआती 10 वर्ष के बारे में लिखते हैं कि भाई कैसे शाहजहां का शासन चला, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सारी बातें। फिर अगले 20 साल जो लिखते हैं वो है अब्दुल हमीद लाहौर। लाहौर ये लिखते हैं। फिर उसके बाद अंत का सारी बातें वो मोहम्मद वारिस। वारिस शाहजहां के बारे में सारी चीजें हमें इसी पुस्तक से पता चलती हैं। उसके बाद शाहजहां के बाद उसका बेटा जो काफी खूंखार, औरंगजेब, ये गद्दी पर बैठेगा। औरंगजेब वैसे लेखन प्रणाली, डांस, नृत्य, इस सब पे पाबंदी डालेगा। इन उसके बावजूद भी इसके टाइम लिखी गई चीजें, एक तो इसने खुद ही लिखवाया आलमगीर नामा। गीर नामा ये औरंगजेब के टाइम एक सरकारी पत्र हुआ करता, उसमें बहुत सारी चीजें मिलती। और इसे लिखा जिसने वो है मिर्जा मोहम्मद कजीम, इन्होंने लिखा। ऐसे हमें मुगल के बारे में पता चलता है। ये सब जो हमने जाना ये भारतीय लोगों ने लिखा, मतलब इन राजा के टाइम लिखा। लेकिन कुछ चीजें बाद में बहुत सारे विदेशी घूमने भी आए। तो बहुत सारे विदेशी जो जो घूमने आए थे उन्होंने भी अपना विवरण लिखा। तो विदेशियों के विवरण से भी हमें कुछ बातें पता चलती हैं
मुगल सत्ता के बारे में। तो जो विदेशी लोग घूमने आए उससे भी पता चलती है। तो अगला, विदेशी यात्रियों का विवरण। विवरण, उस विवरण से भी हमें कुछ बातें पता चलती। जैसे अकबर के टाइम रॉल्फ फिच ये आया, और रॉल्फ फिच जब अकबर के समय आया तो ये बोलता है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी जिसे अकबर ने अपने बेटे की याद में बनाया था, औरंगजेब, अकबर पे बच्चा नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से जहांगीर हुआ और जहांगीर की याद में फतेहपुर सीकरी बसाया गया। और रॉल्फ फिच कहता है आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से काफी बड़े थे। इससे पता चलता है ये यूरोपीय यात्री था। तो यूरोप से रॉल्फ फिच आया, और किसके समय आया? अकबर। कई बार मैच करने के लिए भी पूछ लिया जाएगा कि भाई अकबर के टाइम कौन सा यात्री आया, तो रॉल्फ फिच। उसके बाद अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस, जो ब्रिटिश कंपनी का एक प्रस्ताव लेकर जहांगीर के समय आया कि हमें भारत में कंपनी खोलने का मौका दिया जाए। और विलियम हॉकिंस बोलता है चांदी तो यहां आती रहती है, वापस नहीं जाती। तो इससे पता चलता है कि भारत व्यापार के मामले में काफी अच्छा है। ये बातें विलियम हॉकिंस बोलता है। विलियम हॉकिंस के बाद दो और यात्री, टॉमस रो एवं एडवर्ड टेरी, एडवर्ड टेरी ये भी जहांगीर के सामने आते हैं। विलियम हॉकिंस और टॉमस टोरी दोनों जहांगीर के टाइम पीरियड का हिस्सा है। इन टॉमस रो और एडवर्ड टेरी ने भी कुछ सामान्य बातें बताई, भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में बताया। और फिर उसके बाद शाहजहां के टाइम में भी कुछ यात्री आए जो काफी ज्यादा फेमस हुए। जैसे पहले जो यात्री हैं ट्रेवेनियर, ये शाहजहां के टाइम में आए। शाहजहां का टाइम काफी ज्यादा फेमस था क्योंकि लाल किला बन रहा था, ताजमहल बन रहा था, सबका मन करता था भैया हम भी देखने जाएं। तो ट्रेवेनियर एक फ्रांसीसी यात्री, ये शाहजहां के टाइम में आया और ये हीरो का व्यापारी था। तो हीरो का आयात या निर्यात करता और ये 6 बार आता है शाहजहां के काल में। और एक हीरे कोहिनूर हीरा उसकी बात करता है, बोलता है कोहिनूर हीरा बहुत बड़ा है, उसकी चमक भी बहुत ज्यादा है। इसका जिक्र हमें ट्रेवेनियर करता है। उसके बाद मनुची आता है और ये इटली का यात्री है। इटली का यात्री
जो भारत आया, और ये बताता है कि सामूगढ़ का युद्ध जो हुआ था उसमें मैं भी था। सामूगढ़ का युद्ध, शाहजहां की जब तबीयत खराब हुई तो उसके बाद उसके बेटों में लड़ाई हुई गद्दी के लिए। तो शाहजहां चाहता था कि उसका बड़ा बेटा दारा शिकोह गद्दी पर बैठे, लेकिन इसको गद्दी पर नहीं बैठने दिया औरंगजेब। तो दारा शिकोह की तरफ से सामूगढ़ के युद्ध में इटली का यात्री मनुची शामिल हुआ और इसने तोप खाने का नेतृत्व किया। तो मनुची को इसलिए बोला जाता है कि भाई शाहजहां के टाइम आए। शाहजहां भी गद्दी पे है लेकिन बच्चे लड़ रहे हैं। अगला यात्री वार्नियर, ये एक डॉक्टर था और ये भी फ्रांस से आया था। फ्रांस से डॉक्टर, जरूरत पड़ती थी राजाओं को। और ये लिखता है संपूर्ण भूमि का स्वामी बादशाह है, जो भी जमुईन है उसका जो मालिक है वो है बादशाह, और किसी के पास कोई अधिकार नहीं। साथ में बोलता है मुगल शहजादियों की शादी भारत में नहीं हो पाती थी, क्योंकि भारत में योग्य वर नहीं मिलते थे, इसलिए उनकी शादी हिंदुस्तान से बाहर ईरान इराक में होती थी। तो मुगल शहजादियों के पास दो ऑप्शन थे, या तो बाहर शादी करें या फिर कुंवारी रहें। इसका जिक्र वार्नियर करता है। फिर अंतिम जो यात्री पीटर मुंडी, पीटर मुंडी ये भी शाहजहां के काल में आता है और ये भी कुछ बातों का जिक्र करता है। और ये इटली से था और ये बताता है कि शाहजहां के काल में गुजरात में एक भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। इस बात का जिक्र पीटर मुंडी करता है। तो ट्रेवेनियर, पीटर मुंडी, मनुची और वार्नियर, ये चारों शाहजहां के काल में आए। और शाहजहां के बाद मुगल सल्तनत थोड़ी सी कमजोर हुई, तो उसके बाद इतने राजा बढ़े नहीं दिखे, इसलिए यात्री भी नहीं आए। तो यहां तक हमने देखा कुछ यात्री, और हमने जाना कि भाई कैसे कैसे स्रोत। सबसे पहले हमने रॉल्फ फिच के बारे में जाना, जो अकबर के टाइम आया और आगरा और फतेह सीकरी को लंदन से बढ़ा होता। विलियम हॉकिंस, जो व्यापार के लिए आया ब्रिटिश कंपनी का जहांगीर के समय, और बोलता है चांदी यहाँ आती है वापस नहीं जाती। थॉमस रो एडवर्ड टेरी, ये दोनों भी आए जहांगीर के टाइम में। और उसके बाद ट्रेवेनियर, फ्रांसीसी यात्री, हीरो का व्यापारी और कोहिनूर हीरे का जिक्र करता है। मनुची, इटली का यात्री और सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह की तरफ से तोप खाने का नेतृत्व करता है। वार्नियर, फ्रांस का डॉक्टर, और ये बताता है संपूर्ण भूमि का स्वामी बादशाह है और मुगल शहजादियों की शादी भारत में नहीं हो पाती। और पीटर मुंडी इटली का, जो गुजरात में अकाल की बात करता। तो ये सब कुछ विदेशी यात्री, कुछ विवरण हमने जाना कि कैसे मुगल के समय जो लिखे गए उनसे मिला, कुछ विदेशियों से मिला। अब हम शासकों के बारे में जानेंगे, जिनमें सबसे पहले शासक हैं बाबर। बाबर गद्दी पर बैठेंगे 1526। 1526 में गद्दी पर बैठने वाले पहले मुगल
वो हैं बाबर, और इन्हीं को बोला जाता है संस्थापक हैं मुगल के। 1526 से 30, 4 साल रूल करते हैं। वैसे बाबर को ज्यादा टाइम नहीं मिला था, लड़ते लड़ते ही शासन खत्म हो गया था। तो बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 लोदियों को हराएगा और उसके बाद गद्दी पर बैठेगा। ऐसे बाबर की शुरुआत। बाबर का जो उद्देश्य था वो शुरुआत में था पंजाब पर नियंत्रण करना, क्योंकि इसके पूर्वजों ने किया था। तो तैमूर वंश का होने के नाते इसे लगता था मुझे पंजाब पर नियंत्रण करना चाहिए। वैसे ये अपना शासन उस समय जो कर रहा था वो अफगानिस्तान के 2 क्षेत्र, एक तो है काबुल, दूसरा है कांधार। कांधार यहां पर नियंत्रण करा हुआ था, लेकिन इसकी जरूरतें इन दोनों क्षेत्रों से पूरी नहीं हो रही थी। तो इसे मौका मिला जब पंजाब के गवर्नर ने इसको बुलाया, तो इसे लगा चलते हैं फिर। तो उसके बाद जब इसे मौका मिला तो पानीपत के फर्स्ट युद्ध में आ गया। और फिर इसने देखा भारत में तो कोई बड़ा नेता है ही नहीं, तो क्यों ना मैं यहीं रुक जाऊं, संसाधन भी ज्यादा है, तो ये रुक जाता है। और इब्राहिम लोदी को इसने बड़ी चालाकी से हराया। इब्राहिम लोदी के पास काफी बड़ी सेना थी, लेकिन बाबर चालाक बहुत था। तो बाबर ने शुरुआत में अपनी सेना को ऐसे दिखाया जैसे बहुत छोटी है, और इसके लिए उसने तुलगामा प्रणाली का यूज किया। तुलगामा प्रणाली में क्या होता है, सेना एक दूसरे के बीच में छिप जाती है। तो लोदी को लगा कि भाई हम तो इसे हरा देंगे, और साथ में तोपखाना का उपयोग भी काफी ज्यादा जब किया। लोदियों के पास भी थी, लेकिन इतनी नहीं जितनी इसके पास थी। और इसके पास तीरंदाज भी थे। बाबर पूरी तैयारी करके आया था, लेकिन इब्राहिम लोदी थोड़ी हल्के में ले ली। फिर उसके बाद ये हार गया। तब से बाबर 1526 से गद्दी पे बैठ गया। इब्राहिम लोदी को ही इसने मार दिया, लेकिन इब्राहिम लोदी की याद में एक मकबरा भी बनवाया वहीं पानीपत। फिर बाबर को लगा पश्चिमी क्षेत्र पर भी नियंत्रण करना जरूरी है, क्योंकि वहीं से आक्रमण होते हैं। तो बाबर दिल्ली और आगरा वाले क्षेत्र पर नियंत्रण करने के बाद पश्चिम की तरफ देखने लगा, और पश्चिम में उसने राणा सांगा से खानवा का युद्ध लड़ा। और खानवा का युद्ध राणा सांगा और उसकी सेना के बीच हुआ। राणा सांगा ने काफी टक्कर दी, लेकिन अंत में राणा सांगा हार गया बाबर से, और बाबर ने पश्चिमी क्षेत्र पर भी नियंत्रण किया। ऐसे बाबर ने अपनी शक्ति बनाई। 4 साल रूल किया, ज्यादा टाइम मिला नहीं प्रशासन को बनाने का या कुछ भी चीज करने का, लेकिन जितना भी यूज किया अपनी क्षेत्र का विस्तार करता है। लड़ने में अच्छा था बाबर। बाबर के बाद इसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठता है। बाबर हुमायूं को कुछ बातें सिखा के गया था। पहली बात तो ये बोला था कि बेटा अपने भाइयों से बना के रखना और ज्यादा चिंता मत करना। लेकिन मुगलों में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, जब पिता की डेथ होती थी तो शासन कैसे डिवाइड होगा पता नहीं होता।
तो आपस में ही भाई लोग लड़ने लग जाते थे। ये इनके यहाँ सबसे बेकार पद्धति थी, और इससे लड़ाई का फायदा कोई और उठाता था, राज्य कमजोर हो जाता। तो हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन इसे लगा भाइयों से लड़ने से अच्छा है कि राज्य का विभाजन कर दिया जाए। तो हुमायूं राज्य का विभाजन कर देता है और अपने दूसरे भाइयों को कुछ कुछ क्षेत्र दे देता है। लेकिन इससे नुकसान ये हुआ, मुगल साम्राज्य जो है वो कमजोर होगा, और इसने अपने भाई अस्करी, हिंदाल और कामरान, इनके बीच अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया। इससे नुकसान यही हुआ, शांति तो बनी रही, भाई लोग बड़े खुश रहे कि भैया हमारा कितना अच्छा है, लेकिन राज्य कमजोर हो गया और इसकी पावर भी कमजोर हो गई, क्योंकि भू राजस्व वसूला नहीं जा रहा था। इस चीज का फायदा एक व्यक्ति ने उठाया जिसका नाम है शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी ने चुनौती दी हुमायूं को, आ जाओ भाई युद्ध लड़ेंगे तुमसे। शेरशाह सूरी बाबर के टाइम सैनिक बना था, बहुत गरीब परिवार से था, काफी मेहनती था। बाबर भी हुमायूं को समझा के गया था कि बेटा शेरशाह सूरी से बच के रहना, लेकिन हुमायूं हल्के में ले गया। और फिर उसके बाद शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध होता है, चौसा का युद्ध। और चौसा का युद्ध 1539। इस चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी जीत जाता है, हुमायूं जैसे तैसे भागता है। तो पूर्वी क्षेत्र पर, बंगाल वाला जो क्षेत्र है वहां पर शेरशाह सूरी नियंत्रण कर लेता है। लेकिन शेरशाह सूरी यही नहीं रुकने वाला था, उसे दिल्ली की और आगरा की गद्दी चाहिए। तो शेरशाह सूरी ने फिर एक साल बाद ही एक और युद्ध लड़ा, कन्नौज, कन्नौज का युद्ध 1540। इस युद्ध में फिर दोबारा शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। इस युद्ध में शेरशाह सूरी हुमायूं को मारने वाला, उसे लगा ये रहेगा तब तक ज्यादा हो हल्ला होगा, इसको ही मार देता हूं। तो मारने का पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन हुमायूं जान बचा के जैसे तैसे भाग पाया, नदी में कूद जाता है। वहां पर नाव चलाने वाला एक व्यक्ति इसे बचा लेता है। तो उसके बाद हुमायूं भाग जाता है। हुमायूं ने अपने भाइयों अस्करी, हिंदाल, कामरान से सहायता मांगी, किसी ने सहायता नहीं दी, बोले हमें नहीं पता, कोई इसकी हेल्प नहीं करता। तो हुमायूं को वापस ईरान वाले क्षेत्र में जाना पड़ता है सहायता के लिए। और इसका बेटा भी इसी टाइम होता है अकबर। अकबर को अपनी एक दासी मेहमन आरा के पास छोड़ के जाता है और बोलता है कि आप मेरी अमानत को संभालना, मैं तब तक आता हूं। फिर उसके बाद वापस जब शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है, तो भागता भागता हुमायूं आता है 1555 में फिर से गद्दी पर। इसलिए हमने दो बार लिखा है, 1530 से 40 फिर गैप होता है, फिर 1556 ये आता है। सब ठीक चल रहा होता है, कुछ दिन, एक साल रूल करता है। हुमायूं को किताब पढ़ने का, पुस्तक पढ़ने का बड़ा शौक था। तो ऐसे ही एक दिन लाइब्रेरी में पुस्तक पढ़ रहे थे, पढ़ने के बाद नीचे उतरने की कोशिश की, सीढ़ियों से उतर रहे थे, सीढ़ियां उतरते उतरते पैर फिसला, लुढ़क पुढ़क सीढ़ियों से नीचे उतरे और सिर सीढ़ियों में जाके लगा, और उसके बाद खूनम खान होके इनका ब्लड लॉस हुआ, किसी को पता भी नहीं चला और इनकी डेथ हो गई। 1556 में
सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की डेथ हो जाती है। गिरकर हुमायूं की मृत्यु। उसके बाद अकबर गद्दी संभालेगा, लेकिन इसके बीच में शेरशाह सूरी का काल आएगा। शेरशाह सूरी 1540 से 45 गद्दी पर बैठेगा और कुछ नए सुधार, नई नीतियां चलाएगा। तो शेरशाह सूरी काफी ताकतवर था और साथ में चालक भी था। तो शेरशाह सूरी 1540 से 45 5 साल ही रूल करेगा, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। और इसके बाद ही इसको कहते हैं सूरी सल्तनत या सूरी वंश। और इसको बोला जाता है अकबर का पथ प्रदर्शक है। अकबर को महान बनाने में शेरशाह सूरी का बड़ा रोल है, और हम लोग देखेंगे कैसे। और इसकी खास बात, शेर की तरह चालाकी और लोमड़ी दोनों की ताकत इसके पास है। शेर में जो ताकत होती है वो है, और लोमड़ी की चालाकी वो शेरशाह सूरी में भरे। और फिर उसके बाद ये कुछ चीजें करेगा। और भूराजस्व के स्तर पर कुछ सुधार करेगा, क्योंकि वही आय का सबसे बड़ा स्रोत था। शेरशाह सूरी के भूराजस्व सुधार। भूराजस्व सुधार के लिए कुछ नई नीतियां लाएगा। और भूराजस्व सुधार क्यों? क्योंकि आय में वृद्धि करनी है, इसलिए ये करेगा। तो सबसे पहले एक व्यवस्था रैयतवाड़ी उसे लागू करेगा, जिसका उपयोग आगे चलकर ब्रिटिश भी यूज करेंगे। रैयत मतलब किसान। पहले क्या होता था, ये राज्य है, किसान लोग कुछ बिचौलियों को कर देते थे, और ये बिचौलिए राज्य को। लेकिन इसमें कई बार धांधली होती थी। किसान से सरकार ने लगाया 1/3, ये बिचौलिए ले रहे हैं 50% या 60%, और राज्य को मिलता था बस 1/3। तो शेरशाह सूरी ने कहा इन बिचौलियों को हटाते हैं और किसान के साथ डायरेक्ट समझौता। इसलिए उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था चलाई, किसानों के साथ समझौता किया। और साथ में किसानों को पट्टा मतलब रेंट पर जमीन देना, प्लस कबूलियत कि भैया बताओ तुम लोग कितना राजस्व हमें दोगे इस पट्टे का। आपको इतने साल के लिए हम पट्टा दे रहे हैं, लेकिन कितना दोगे हमें, ये सारी चीजें बता दो, तभी आपको पट्टा देंगे। जो अच्छा बोलेगा उसको मिल जाएगा। तो ऐसे उसने भू राजस्व में सुधार किया। फिर भू राजस्व की माप के लिए, भूमि की माप के लिए बीघा, जिसे आज भी उत्तर भारत में उपयोग किया जाता है, बीघा को एक यूनिट के रूप में उपयोग किया। और नापने के लिए जरी, एक रस्सी, उसका उपयोग किया। तो बीघा या जरी व्यवस्था इसी ने चलाई। और साथ में एक यूनिट गज ए सिकंदरी, इसको भी चलाया।
ऐसे भूमि की माप करवाई। और इसकी पूरी भूमि की माप की जो पद्धति है उसको हम कहते हैं जब्ती पद्धति। जब्ती पद्धति भूमि का जिसमें पूरा पैमाना, पूरा माप होता है। पर इस जब्ती पद्धति को शेरशाह सूरी के एक प्रशासक जो काफी ज्यादा फेमस हैं, टोडरमल, उसने चलवाया था। इसलिए इसे टोडरमल पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। टोडरमल पद्धति जो शेरशाह सूरी के टाइम चली। साथ में इसने जो वसूली की भू राजस्व की वो नगदी के रूप में की और सबकी दर तय कर दी। और साथ में जरीमाना कर ये भी लगाया। मतलब भूमि पैमाइश, भूमि की अगर आप माप करवाओगे तो उसके लिए कर लगेगा। मुंह से लाना कर ये भी करवाया। ये टैक्स भी लगवाए। भू राजस्व वसूल करने की जो कीमत होती है उसके लिए। और जब्ती पद्धति के अलावा इसने और भी पद्धति चलाई। जब्ती पद्धति वैसे इसके ज्यादातर साम्राज्य में शामिल थी, लेकिन कुछ क्षेत्रों पे नहीं थी। जब्ती पद्धति के अलावा और जगह इसने बटाई या कानून, बटाई मतलब आधे साझे पर काम करना कि भैया बटाई पे काम करते हैं, तो 50% तुम्हारा 50% मेरा, या जिसे कनकून, ये पद्धति भी भू राजस्व की थी। ज्यादातर क्षेत्र में जब्ती पद्धति, कुछ क्षेत्रों में। और शेरशाह सूरी ने कर निर्धारण में नरमी, मतलब कर थोड़ा कम ही रखा, लेकिन वसूली में पूरा एकदम टाइट, टाइम पे चाहिए। वसूली में एकदम सशक्त, जो प्यार से देता था प्यार से, नहीं देता तो फिर मार से। वसूली में कोई वो नहीं। फिर इसके अलावा इसने आर्थिक स्तर पर भी कुछ चीजें की। ये तो हमने देखा भू राजस्व से कैसे वसूला। साथ में व्यापार होगा इसके समय भी, तो व्यापार के समय ये क्या क्या चीजें चलाएगा वो भी इसकी पद्धति का हिस्सा होगा। तो आर्थिक स्तर पर भी इसने कुछ सुधार किए। आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार में व्यापार पर कर लगाने के लिए चुंगी कर लगाया, या जिसे आप आज के समय जीएसटी के नाम से समझते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एक जगह से दूसरी जगह सामान को लाने या ले जाने की जो कीमत होती थी उस पर टैक्स लगता था, चुंगी का, कि भैया तुमने रोड का यूज किया तो चुंगी कर दो। साथ में एक मुद्रा चलाता है चांदी की, जिसे कहा जाता है रुपया, जो आज भी हम यूज करते हैं। तो रुपया जो करेंसी हमारी है उसे पहली बार शेरशाह सूरी ने चलाया। साथ में इसने तांबे का सिक्का चलवाया, जिसे कहते हैं दाम। क्या दाम लगाया है, पुराने पूर्वजों से पूछोगे तो उनको भी पता है कि हाँ भाई दाम एक होता था। साथ में कानून व्यवस्था बनाने के लिए
क्योंकि व्यापार करना है तो पुलिस व्यवस्था का उपयोग ज्यादा जरूरी है। काफी कड़ाई से पुलिस व्यवस्था को बनाए रखा, जिससे कि कोई भी चोरी ना कर सके, कोई अपराध ना कर सके। और इसके लिए क्षत्रिय उत्तरदायित्व कुछ लोगों को उत्तरदायित्व दिया और साथ में स्थानीय लोगों को कहा, आप लोग भी मुझे बता देना अगर कोई भी अपराध करता मिलता है या कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है तो मैं उसको सजा दूं। तो कानून व्यवस्था को बड़े कड़ाई से पालन किया। साथ में लोगों के और व्यापार के विकास के लिए सड़क निर्माण में एक इनका फेमस जीटी रोड, ग्रांड टैंक रोड, जो कोलकाता से लेकर आगरा तक जाता था, जिसे आज के टाइम में हम नेशनल हाईवे 2, जो कोलकाता से लेकर पंजाब के बॉर्डर तक जाता है, अमृतसर तक, इसका निर्माण भी शेरशाह सूरी ने करवाया। साथ में बाजार के लिए सराय, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, ऐसे इसने बाजार बनवाए, सराय, और बाजार पर भी कर लगाया। डाक चौकी बनवाई कि भैया देखते रहना, कोई गड़बड़ी ना कर दे, जैसे अभी पुलिस चौकी होती ऐसे। तो ऐसे इसने काम करवाया। साथ में राजनीतिक स्तर पर कुछ अभियान किए और अपने क्षेत्र का विस्तार किया। तो राजनीतिक स्तर पर भी इसने काम किया, अपनी शक्ति को विस्तार किया। और एक इसने जो लड़ाई लड़ी, रायसीन विजय, यहां पर शेरशाह सूरी खुद जाता है। यहां पर राजपूतों के साथ इसका युद्ध होता है और ये राजपूत से बोलता है कि आप लोग सरेंडर कर दो, मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा। तो राजपूत लोग हथियार गिरा देते हैं, प्यार से निकल रहे होते हैं, लेकिन ये उसके बाद भी उनको मार देता है, नरसंहार करता है। इसलिए बोला जाता है कि ये शेरशाह सूरी के चरित्र पर धब्बा है कि इतना बड़ा शासक होने के बावजूद इसने सही से युद्ध नहीं लड़ा और जिनके पास हथियार नहीं थे उनको मारा। ऐसे ही मालवाड़ की विजय भी ये करता है और वहां जाली पेपर निकलवाता है। जाली पेपर में कुछ कुछ बातें कहता है कि ये हिस्सा मेरा है, ये आपका है, और जाली पेपर के द्वारा इसको भी जीतता है। लेकिन यहाँ पे भी वो, इस वजह से जनता में उसका भरोसा कम होता है। जनता को पता चल जाता है कि भाई इसके साथ हम संबंध नहीं बना सकते, इसलिए बड़ा साम्राज्य बनाने में शेरशाह सूरी विफल भी रहे। और फिर बाद में खुद ही कहता है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए संपूर्ण हिंदुस्तान को खो दिया, क्योंकि कोई भी राजा अब इसके साथ संधि करने को तैयार नहीं था। तो किसी को भरोसा नहीं। और अंत में एक लड़ाई में शेरशाह सूरी जाता है और इसकी सेना भी साथ में होती है। तो उस किले के दरवाजे को खोलने के लिए एक सैनिक बम निकालता है, छील के डालता है, गलती से वो बम शेरशाह सूरी के पास ही गिर जाता है, फट जाता है। तो शेरशाह सूरी काफी बुरी तरह घायल हो जाता है और घायल होने के बाद उसकी वहीं डेथ हो जाती है। तो ऐसे शेरशाह सूरी
कि कहानी का अंत हुआ, लेकिन जितने भी साल रूल किया कुछ नई नई चीजें चलाई, चाहे वो भू राजस्व के स्तर पे हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था के स्तर पे हो, या सड़क के स्तर पे हो। और इससे फायदा काफी ज्यादा मिला अकबर को, और अकबर एक महान राजा के रूप में बनेगा। तो ये आज की क्लास थी। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कल की क्लास में हम अकबर के बारे में स्टार्ट करेंगे।